भूतकृत की पिछली स्टोरी कोहरा पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4 दोस्त कोहरे की उस रात को कैंट में एक ही घर को अलग अलग तरीके से देखते रहे। कोहरे के उस पार की दुनिया ने इन लोगों को एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से दिखवाया। कैसे अनुषा एक ऐसे समय में चली गई जो उसके बचपन का सबसे डरावना हिस्सा था, जहाँ पे वो एक ऐसे आदमी से मिली थी जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अनुषा ने घर एकदम मॉडर्न और नए तरीके से देखा, वो भी शिमला में बर्फ के बीच में। और वहीं पे राहुल ने उस घर को अपने एक ही आने वाले सपने के अंदर फंसा हुआ देखा। वो सपना जो उसको बार 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 दिखता था, और पहली बार वो सपना पूरा होने लगा। अमित को भी वो घर अपने गांव के मुखिया के घर के जैसा लगा। आगे देखते हैं कोहरा पार्ट 2। अरे अमित पन्ने पलटने लगा। पन्ने के अक्षर काफी गाढ़े और लाल थे और अमित जानता था, क्योंकि सपने में उसको हमेशा याद था कि ये खून से लिखा है। फर्क सिर्फ इतना था कि अमित जब थोड़ा आगे के पन्नों पे गया तो वो खून अभी भी गीला था। अमित हल्का सा सिहर गया और आगे की ओर बढ़ा। इतने में चप की आवाज से उसका ध्यान नीचे गया पैर की ओर, और उसने देखा कि एक नींबू जो कि कुमकुम में लिप्त था इसके पैर से पिचक गया। अमित ने राहत की सांस ली, क्योंकि अमित को अपना सपना याद आ गया था और उसको पता था कि जैसे ये नींबू पिचका और यहीं पे उसका सपना समाप्त हो गया है। लेकिन असल में आज उसका सपना, या यूं कह लो कि उसका नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ था। अमित की नजर सामने गई। दीवार के पास एक अजीब सा कुबड़ा सा छोटा आदमी बैठा हुआ था, और वो एकटक अमित को देख के मुस्कुरा रहा। उसके सामने एक छोटा सा हवन कुंड जैसा कुछ था, और वो अमित को देख के कुछ बुदबुदाने लगा। शीला रेत सा हो गई है वेद सा, मन में तेरे चोर था या चोरों में तू प्रेत था। चला कहीं नहीं है तू, रुकेगा अब वहीं है तू। भस्म किया मोती से जो तू कहे। हमें डर के मारे पीछे पलटा और भागते हुए दीवार की ओर पहुंचा, लेकिन वो 2 कौड़ी की झोपड़ी खुल के ही ना दे। अमित दरवाजे पे लात मारता रहा, लेकिन वो दरवाजा ना खुला, और वो आदमी अब तेज तेज स्वर में गाने लगा। कहा नहीं कभी तूने जो तेरा ये है, सत्य की पुकार में कह रहा ये है, हमारे देवों के देव चमरेश्वर कोई आहुति प्रदान करता था। अमित समझ चुका था कि वो फंस चुका है, और वो आदमी बोला, जन्मों का कुबड़, सालों की अशांति, चलते हुए लोगों की हंसी और दूर से उन खाली आंखों की। सबका समाधान होगा, दुनिया का अर्थ बदलेगा, जब मैं फिर से इस जमीन पे आराम से चलूंगा। उन सबको चुप कराने के लिए, दुनिया को फिर से हिलाने के लिए मुझे शक्ति दो अपार, मेरे अपरंपार। आपके लिए आहुति देता हूँ मैं एक पूर्ण मर्द की, आहुति देता हूँ एक ऐसे आदमी की जिसकी हंसी उन लाखों लोगों की हंसी में छुपी है जो कभी ना कभी मेरे इस रूप को देख के हंसा है। बहुत सालों से मैंने इसको अपने पास लाने की कोशिश करी है। माध्यम मेरा सपना ही था, जीने का तरीका उसका सपना ही था। आज
मेरी इस बलि को स्वीकारें। हे चरमेश्वर, अपने चरम की शक्ति मुझ तक पहुंचाएं। और ये कहते ही अमित ने रियलाइज किया कि अगले शब्दों में अमित उस शरीर में कैद था और उसके सामने जो अमित बैठा था वो एक कुटिल सी मुस्कान देख के ऐसे बोला, क्यों अमित, कैसा लग रहा है तुम्हें? अमित समझ गया कि वो कहीं काफी बुरा फंस चुका था। उसी समय रवि भी सरपंच के घर में घुसा। बाहर के गर्मी से उसकी हालत खराब हो गई थी। कहाँ गए ये दोनों और एकदम से इतनी गर्मी कैसे हो गई? किसी ने कुछ मैजिक मशरूम तो नहीं खिला दिया था पार्टी में? शराब तो नॉर्मली भी थी। अपना स्वेटर उतारते हुए बोला और आंगन में आके बैठ गया। सोच रहा था कि कहाँ से वो ये सरपंच के घर के पास आ गया। कहीं कोई गलत टर्न ले लिया? कोहरे में शायद पता नहीं चला होगा, पर इतना देर हो गया चलाते चलाते। इस साइड इतनी गर्मी कैसे है? मैं सोचने लगा कि ये घर इतना फेमिलियर है, ठीक वैसा जैसे बचपन में घर हुआ करता था। फिर उसने घर के नेम प्लेट की ओर देखा, अजय चौधरी। अरे इसका तो नाम भी हमारे गांव के सरपंच के जैसा था, अजय चौधरी। रवि जब बचपन में अपनी नानी के घर जाता था तो अजय चौधरी का बेटा और वो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अजय चौधरी के बेटे का नाम राजेश था। राजेश और रवि ये बचपन में इंसेपरेबल हुआ करते थे। हर धमा चौकड़ी, हर मस्ती, रवि की पूरी गर्मी की छुट्टियां राजेश के साथ ही बीतती। राजेश इंतजार करता कि रवि कब आएगा, रवि कब आएगा। रवि खुद भी गांव सिर्फ इसीलिए जाता कि उसको अपनी उम्र के बच्चों में सबसे अच्छा और सबसे प्यारा राजेश ही लगता। राजेश और रवि की जोड़ी ऐसी थी कि मानो काठ और चाक। वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग ना हुआ करते। सुबह उठ के पहला काम रवि जो करता था वो दौड़ के राजेश से मिलने जाता। राजेश गांव में होने के कारण थोड़ा जल्दी उठ जाता था, लेकिन वो नाश्ता तब तक नहीं करता था जब तक रवि दौड़ता हुआ उसके पास नहीं आता। दोनों दिन भर धमा चौकड़ी उधम मचाते। राजेश के पापा काफ़ी जानी मानी हस्ती थे सरपंच होने के नाते। उनको आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया देते जाता रहता था। इस बार की छुट्टियों में जब रवि राजेश के पास आया तो राजेश थोड़ा व्यस्त था। व्यस्तता का कारण और कुछ नहीं बल्कि राजेश के पापा द्वारा दी गई वो नई साइकिल थी। रवि बहुत उज्जवल घरों से नहीं आया करता था। पैसे की हमेशा उनको किल्लत हुआ करती थी। तो रवि ने जब राजेश की वो साइकिल देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रवि ने उस चमकती हुई नई साइकिल पे हाथ लगा के राजेश को बोला, यार मैं इसको चला लूं? राजेश अपनी साइकिल को लेकर थोड़ा पॉजिटिव था। बोले नहीं अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख लूँ उसके बाद तो चला लेना। रवि थोड़ा झेप गया क्योंकि वहां और भी लोग थे। राजेश के 2-3 दोस्त हंस दिए। रवि लालसा की नजरों से उस साइकिल को देखता रहा। इस बार रवि और राजेश हर बार की तरह रोज सुबह दौड़ के नहीं मिलते थे। रवि अपनी नानी के घर पे बैठा हुआ देखता तो वो देखता कि राजेश अपनी चमचमाती हुई नई साइकिल को लेके चक्कर काट रहा है। और उस उम्र के बच्चों में आई थिंक सिर्फ राजेश ही था जिसके पास ऐसी साइकिल थी, और उसके पीछे दौड़ रहे हैं 10-12 बच्चे। राजेश खुशी खुशी हंसता हुआ उन बच्चों के साथ खिलखिलाता हुआ रवि के सामने से निकल जाता और उससे बात करने लगता।
रवि को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक दिन रात के सन्नाटे में सरपंच के घर के बाहर जब साइकिल खड़ी थी तो रवि गया और उसने चुपचाप से उस साइकिल का पहिया काट दिया। उस रात रवि बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने घर के बाहर थोड़ी आवाज सुन के रवि उठ बैठा तो उसने देखा राजेश 5-6 और बच्चों के साथ आया हुआ था और राजेश आके उसकी नानी के सामने चिल्ला रहा था कि कल रात को रवि ने आके मेरे साइकिल का पहिया काट दिया। तो नानी ने बोला, छोरा क्या बात कर रहे हो, बकवास मत करो। तभी राजेश का एक दोस्त बोला, अरे नहीं दीदी, हम देखे उसको वहां जाते हुए, रवि था वो, आप चाहिए तो पूछ लीजिए किसी से भी। रवि डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया था। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद राजेश और उसके दोस्त वहां से चले गए। रवि को बहुत बुरा लगा और रवि को बहुत गुस्सा आया। रवि चुपचाप खून के घूंट पी के सो गया था। हालांकि रवि की नानी ने उसको कुछ कहा नहीं क्योंकि रवि इकलौती संतान था और नानी के घर के अलावा उसकी और कोई जगह नहीं थी। मई का महीना था और काफ़ी गर्मी थी। रवि गुस्से में तो था लेकिन वो फिर भी राजेश से बात करने गया। रवि जब राजेश के घर जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में बचे हुए बच्चे उसको देख के हंस रहे थे, ऐसा मानो जैसे कि वो कोई चोर हो, मानो उसने कोई गलती कर दी हो। अरे रवि ने तो सिर्फ राजेश के साथ हर बार की तरह खेलने की कोशिश करी थी। गलती राजेश की ही तो थी ना। राजेश अगर उससे अच्छे से बात कर लेता, थोड़ा हंस खेल लेता, तो रवि को ऐसा तो नहीं लगता जैसे उसको अपने घर में लगता था, ऐसा तो नहीं लगता जैसे उसको शहर में लगता था। एकदम अकेला, पूरी दुनिया में रवि का एक ही तो दोस्त था और उस राजेश ने भी इसको एक छोटी सी साइकिल के लिए। रवि को बहुत बुरा लग रहा था और वो सोचते सोचते राजेश के घर पहुंचा। नीचे कोई था नहीं। छत से कुछ आवाज आई तो रवि छत की ओर गया तो वहां उसने देखा कि राजेश खिलखिलाता हुआ छत की मुंडेर पे खड़ा होके पतंग उड़ा रहा था। मकर संक्रांति का ही तो समय था। बाकी बच्चे मांझा ठीक कर रहे थे। वो लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी छतों पे तैयारी कर रहे थे और राजेश थोड़ा पहले उठ के अपनी पतंग को ढील दे रहा था। राजेश को मुंडेर पे खड़ा देख के रवि के मन में वो सब वापस आ गया जिसके कारण उसने साइकिल का पहिया काटा था। रवि भाग कर गया और उसने राजेश को पूरी ताकत से धक्का दिया। राजेश सिर के बल जमीन पे गिरा। ये बात तब की थी। तब रवि भाग भाग के अपने घर चला गया। रवि ने अपनी आंखों के सामने वापस ये सब होते हुए देखा और उसने देखा कि राजेश नीचे गिर रहा है, पर अब रवि बच्चा नहीं था। वह रोकने के लिए सीढ़ी से नीचे की तरह भागा और जैसे ही वो नीचे भागा तो उसने अपने आप को फिर से छत पे पाया। वो फिर से नीचे की ओर भागा और उसने अपने आप को फिर से छत पे पाया। वो नीचे भागता रहा और अपने आप को छत पे पाता रहा, मानो वो छत और सीढ़ी एक सर्कल हो। जितनी तेजी से वो नीचे दौड़ता उतनी जल्दी वो फिर से अपने आप को छत पे पाता और उस पूरे दौरान उसको सिर्फ और सिर्फ राजेश की हंसी सुनाई देती रही। बाहर से अगर देखो इस कोहरे के तो तीनों एक ही घर में 3 अलग अलग कमरों में कैद थे। अनुषा दरवाजों के मिराज में फंसी हुई, अमित उस बदन में फंसा हुआ और रवि इस सीढ़ियों और छत के क्रम में फंसा हुआ। ये तीनों लोग फंसे तो अलग अलग चीजों में थे लेकिन थे बस अलग अलग कमरों में। उनकी नजरों के सामने अलग अलग घर घूम रहे थे लेकिन वो घर तो सिर्फ मैं ही था।
5 बजे और मुझे लगा धीरे धीरे लाइट होने लगी है। घर अभी तक सड़क पे था। लाइट से थोड़ी मुझे हिम्मत आई और मैंने सोचा बाहर निकल के देखती हूँ कि हो क्या रहा है। सडनली मुझे पीछे से कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रिलीफ में मुड़ी। गाड़ी, ट्रैफिक, चलो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ये सोच के मैं कार से उतरने लगी। पर मैंने इतना हाथ हिलाया फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकी। साइड से गाड़ी देते हुए आगे बढ़ गया। हार कर मैं वापस गाड़ी में बैठी और जब सड़क की तरफ वापस मुड़ी तो घर वहां पे नहीं था। फॉग भी चढ़ गया था। मैंने पागलों की तरह कार का दरवाजा खोला, भागते हुए सड़क के बीच में गई। अनुषा, अमित, रवि, अनुषा कहाँ हो? जोर जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर अनी को भी हिम्मत आ गई और वो भी मेरे पीछे भागी, पर वो कोहरा और वो घर गायब थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कोहरे का वो घर? बताइएगा जरूर। जुड़े रहिए, एक और कहानी बची है। झटक झटक के, लटक लटक के, पटक पटक के आई है, आंखों से जो आई है वो सांसों से भी राई है। तूने मुझको कहा था क्यों, मैं भी क्यों हर जाई हूँ, मैंने तेरे को वो बोला मेरे बदन में स्याही है। हंसते थे जो लोग आज तक मुझ पे उनको घाई है, मैं उनका हूँ वक्रतुंड और तू मेरा महाकाई है। शोरों से मैं आया हूं, मैं माध्यम से ही गाया हूं, लोगों ने मुझे कहा नहीं, मैं तो उनका ध्याया हूं। श्वेत लोक से परमहंस से आने वालों को मैंने हर बार की चतुराई से कही यही तो घाई है। हंसा तू मुझ पे था कल, हंसा है मुझ पे आज तू, तेरे इसी हंसी के लिए अमित लेकर जाऊंगा मैं। बदन भी तेरा, जान भी तेरी, सब कुछ होगी शान भी मेरी। कल बैठेगा तू यहाँ पे और होऊंगा मैं वहीं पे। हे देव चरमाई, चरमायु से शक्ति दो, आपको यह आहुति स्वीकार है।